हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम जुलाई में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये हैंडमेड नोट्स बनाए हुए हैं। इससे आपकी सबसे पहले टाइम की बचत होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं जो कक्षा 6 से स्टार्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी, और इसमें वो सब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने नोट किए हुए हैं। तो आज के वीडियो का टारगेट है हमारा 100 लाइक का वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ। ये क्या है? यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उगाना आरंभ किया। ये पशुपालन करते थे तथा गांव में रहते थे। अब क्वेश्चन इस तरह से बनता है सीटेट में, जैसे कि सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उगाए गए? वो कहाँ उगाए गए? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों में। और यहाँ लोग पशुपालन भी करते थे, और यहाँ के लोग क्या करते थे? गांव में रहते थे। अगला पॉइंट, सबसे पहले कृषि विकास उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। यह सबसे पहले चावल उगाया गया था। सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी? चावल की खेती की गई थी। और वो कहाँ की गई थी? वो की गई थी उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। क्या की गई थी? चावल की खेती। सबसे पहले किस चीज़ की कृषि की गई थी? ये याद रखना फ्रेंड्स, की गई थी चावल की। अगला बिंदु हम देखते हैं, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। और सीटेट में क्वेश्चन किस तरह से बनता है फ्रेंड्स कि आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ और कहाँ से हुआ? तो कहाँ हुआ? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के पास हुआ। कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। अगला पॉइंट है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में। इन क्षेत्रों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, जिसे मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से किसको जाना जाता था? गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को। पहले जो मगध था उसको किस नाम से जाना जाता था? पहले गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ। आगे देखिए, देश का नाम, जो हमारे देश का नाम है भारत, उसका नाम कैसे पड़ा भारत, उसके बारे में हम जानते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडिया है वो निकला है इंडस से, और इसको संस्कृत में कहते हैं, भारत को क्या बोलते हैं? सिंधु। आगे देखते हैं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिरदोस अथवा इंदोस कहा था। जो ईरानी तथा यूनानी थे उन्होंने सिंधु यानी कि भारत को क्या कहा था? हिरदोस तथा इंदोस। और इन नदियों के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इंडिया उन्होंने ईरानी और यूनानियों ने इंडिया किसको कहा? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो किसको बोला? जो हिरदोस और इंडोस है या सिंध है, ये इस नदी के जो नदी के आगे पीछे जो भी भूमि थी उसको क्या बोला? अब आगे देखते हैं, संस्कृत की आरंभिक कृति किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट में आया हुआ है। संस्कृत की आरंभिक कृति को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।
मेरा आज की वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का। अगर आप वीडियो लाइक करते हो ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। तो आगे देखते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में हमें किन किन चीज़ों से पता लगता है वो जानते हैं। नंबर 1 है पांडुलिपि। अब जो ये पांडुलिपि होता है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब अभी तक सीटेट में 50 बार पूछा गया है। पांडुलिपि से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जानते हैं पांडुलिपि होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कहलाती हैं। यानी कि जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। जो पांडुलिपियां होती हैं वो किस पे लिखी जाती हैं? भोजपत्रों में। और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने हुए क्या होता है? भोजपत्र होते हैं। कौन सा पेड़ है? भुर्ज नामक पेड़। ये पेड़ का नाम भुर्ज नामक पेड़, याद रखना आप, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भुर्ज नामक पेड़ की खाल में से तैयार भोजपत्र होते हैं, उन पे क्या लिखी जाती है? पांडुलिपि। आगे देखते हैं अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है ये देखते हैं। ये प्रमुख रूप से सोने और चांदी की, लोहे, तांबे, कांसे की प्लेट, पत्थर मंदिरों की दीवारों पर उकेरे मिलते हैं। जो अभिलेख हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं सोने, चांदी, लोहे, तांबे, कांसे की प्लेटों तथा पत्थरों पर, मंदिरों की दीवारों पर उकेरे हुए मिलते हैं। आगे देखते हैं अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या फिर अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। इसको बोलते हैं एपिग्राफी। आगे देखते हैं जो अभिलेखों के अन्य स्रोत है वो किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं अभिलेख, वो देखते हैं। पुरानी इमारतों से होते हैं अभिलेख हमें प्राप्त, मूर्तियों से होते हैं और सिक्कों से होते हैं। उसके अलावा बर्तन होते हैं, उनसे भी हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। आभूषणों से प्राप्त होते हैं, चित्रों से प्राप्त होते हैं, साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होते हैं हमें अभिलेख। आगे देखते हैं आरंभिक मानव के निवास स्थल। ये अगला चैप्टर का है हमारा, जो आरंभिक मानव के निवास, जहाँ आरंभिक मानव का निवास मतलब बोले तो जहाँ वो रहता था, उन स्थलों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहले है पुरास्थल। पुरास्थल किसको बोलते हैं वो जानते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। पुरास्थल किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं जहाँ हमें क्या प्राप्त होता है? औजार या फिर बर्तन या फिर इमारतें मिलती हैं, जहाँ से हमें ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, यहाँ उनके अवशेष मिलते हैं, होने के साक्ष्य मिलते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उनको पुरास्थल बोला जाता है। भारत के प्रमुख पुरापाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं वो जानते हैं। 3 स्थल हैं ये जो भारत के प्रमुख पुरापाषाणिक स्थल हैं। वो है भीमबेटका, बहुत इम्पोर्टेंट है भीमबेटका, और यह है हमारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका। उसके बाद है हुर्गी और है कुरनूल। ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। और राख के अवशेष सबसे पहले हमें कुरनूल से ही प्राप्त हुए हैं।